Assalamu alaikum, welcome to Medical Globe e-learning. You are listening Sara Naeem. Today I will discuss the guideline of hemodynamic disorders, thromboembolism and shock. So let's start. इस चैप्टर को हम 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन। जो आपका फर्स्ट पोर्शन है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें जस्ट रीडिंग है, लेकिन उसमें से भी जो टॉपिक ज़्यादा करने हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जो इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। आपने हमेशा वो टॉपिक्स पहले करने हैं क्योंकि यूक्यू हमेशा उन्हीं टॉपिक में से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इसको आपने जस्ट एक रीड देनी है। देन जो फर्स्ट पोर्शन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाइपरीमिया एंड कंजेशन। ये आपका यूक्यू है, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। हाइपरीमिया और कंजेशन में डिफरेंस आता होता है लिखने को, तो आपने इनका डिफरेंस पॉइंट्स में लिखना होता है। देन आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉर्फोलॉजी आपने करनी है अच्छे तरीके से क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता होता है। और क्वेश्चन क्या आता होता है, एक सिनेरियो दिया होता है जिसे आपने डायग्नोज करना होता है कि नटमेग लीवर है, तो नटमेग लीवर का एक यूक्यू आता होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पोर्शन का वो है एडिमा। एडिमा में से भी क्वेश्चन आता होता है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट यूक्यू बनता होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे प्रिपेयर करना है। एडिमा में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉजेज़ ऑफ एडिमा पूछी जाती हैं। आपने एडिमा की कॉजेज़ लिखनी होती हैं और एज इट इज़ ये पूरा टेबल आपने करना होता है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट यूक्यू है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि दूसरा जो यूक्यू इस पोर्शन में से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर एडिमा कैसे होता है। फ्लो चार्ट मतलब फ्लो चार्ट में आपने एक्सप्लेन करना होता है, तो उसमें हम यही फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ कर देते होते हैं। तो ये फिगर 4.3 भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बीच में इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह लिखा हुआ है, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। इसे आपने स्किप नहीं करना, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है क्योंकि एडिमा वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देन इसकी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपने जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए रीड करना है। एमसीक्यूज़ किस नोयत के आ सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे रीनल डिस्फंक्शन है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो ये पूछा जा सकता है कि अगर एक पेशेंट है वो रीनल डिस्फंक्शन के साथ आया है तो उसमें एडिमा हमें कहाँ नज़र आएगा। तो एडिमा उसकी आईलेट्स में हमें नज़र आता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है। तो ये एक एमसीक्यू बनता होता है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। लेकिन इस मॉर्फोलॉजी में से और एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है फॉर एमसीक्यूज़ के लिए। देन हमारा जो टॉपिक है आता है हेमरेज। हेमरेज के टॉपिक को आपने जस्ट एक रीड देनी है। आपने हेमरेज की डेफिनेशन करनी है, यहाँ से हीमाटोमा देख लेना है। नेक्स्ट पेज पे ये 1-2 टर्म्स हैं, जैसे पटीकिया है तो इसका साइज़ कितना होता है, ये 1 to 2 मिलीमीटर्स इन डायमीटर होती है। पर्परा है, एक्यूमोसिस है, तो ये आपने इनके साइज़ देख लेने हैं। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में से कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। देन जो हमारा टॉपिक आता है वो है नॉर्मल हीमोस्टेसिस। इस टॉपिक को भी आपने जस्ट रीड करना है अच्छे तरीके से। प्राइमरी हीमोस्टेसिस है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है, ये सारा टॉपिक आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। रीड करने के बाद जो नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम है, इसे आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये अगर आप डायग्राम ही देख लेते हैं, अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपका ये टॉपिक जो है ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपने ये डायग्राम देखते हुए इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। फिर आगे प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स में ये 1-2 चीज़ें आपने देख लेनी है। अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स होते हैं, डेंस और बीटा ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपका एमसीक्यू बनता होता है। इसके बाद आपने ये फिगर बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एमसीक्यू बनता होता है कि अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंट होगा तो उस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, ये डेफिशिएंसी होगी तो इसको हम क्या कहते हैं, और अगर वॉन विलिब्रियन फैक्टर डेफिशिएंट होगा तो इसको हम क्या कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है फॉर एमसीक्यूज़ के लिए। देन कोएगुलेशन कैस्केड है। ये कोएगुलेशन कैस्केड वही है जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हुए हैं, इसको बस आपने एक नज़र देखना है। ये वही इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे बहुत अच्छे तरीके से हमने किया, तो यहाँ पे इसको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा रट्टा आपने नहीं लगाना, आपने बस एक नज़र इनको देख लेना है। जो चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है। ये किन को ऐसे करते हैं ये आपने देख लेना है। ये एमसीक्यू में आता होता है कि ये एक्सट्रिंसिक पाथवे को, और ये जो पीटीटी होता है ये इंट्रिंसिक पाथवे को ऐसे करता है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से देख लेना।
नेक्स्ट पेज पे आपने सबको सारी चीज़ें आपने यहाँ से अच्छी तरह से रीड करनी है, लेकिन जो चीज़ यहाँ आपने याद करनी है वो ये थ्रोम्बिन के फंक्शंस हैं। तो थ्रोम्बिन के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं। एक इसकी प्लेटलेट एक्टिवेशन होता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं और एक एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट्स होते हैं। तो ये थ्रोम्बिन के फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आने चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट लिमिट कोएगुलेशन। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से रीड करना है, कोई यूक्यू वगैरह इसमें से नहीं आता, ये फिगर आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। देन हमारा टॉपिक आता है एंडोथीलियम का, इसे भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से रीड करना है। एंडोथीलियम के 3 फंक्शंस होते हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं। अगर आप एंडोथीलियम का इतना ज़्यादा याद, मतलब बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, आप उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में करना चाहते हैं तो बिग रॉबिन्स में इसकी बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है, तो वहाँ से आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। और अगर नहीं देखना चाहते तो कोई ऐसा इशू नहीं है, यहाँ से आपका सब कवर हो जाएगा। लिखा वही है जो वहाँ लिखा है, लेकिन वहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है जो कि ईजी हो जाती है, तो वो डायग्राम कर लें तो फिर ये सब लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोर्शन ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है थ्रोम्बोसिस से हमारा सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन की आपने इवन सिंगल लाइन भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि MCQ SCQ मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी पोर्शन से आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा थ्रोम्बोसिस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चन UQ आता होता है वो विर्चुअस ट्राइड का आता होता है, तो इसमें ये तीनों पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं। ये इसकी डायग्राम है, विर्चुअस ट्राइड को डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और बाकी आपने इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, छोड़ना इसमें से कुछ भी नहीं है। ये आप सब रीड करेंगे, इसमें से याद कुछ नहीं करना, आपको नो हाउ होनी चाहिए इस टॉपिक की। जो क्वेश्चन इसमें से आता होता है वो मैंने आपको बता दिया, विर्चुअस ट्राइड आता होता है और ये फेट ऑफ थ्रोम्बस है, ये UQ आता होता है। बाकी आपने पूरे टॉपिक को रीड करना है, स्किप नहीं करना। मॉर्फोलॉजी में से जो चीज़ें आती होती हैं वो आर्टीरियल थ्रोम्बाई के बारे में पूछ लेते हैं, वीनस थ्रोम्बाई के बारे में पूछ लेते हैं, या ये जो पोस्टमार्टम क्लॉट्स होते हैं इनके बारे में पूछ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डिफरेंस हमने लिखना होता है वीनस थ्रोम्बाई के अंदर और पोस्टमार्टम क्लॉट्स के अंदर। तो यहाँ से आर्टीरियल थ्रोम्बाई से लेकर एंड तक मॉर्फोलॉजी जो है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। नेक्स्ट मैंने फेट्स का आपको बता दिया, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट UQ है। इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये भी वीनस थ्रोम्बोसिस, आर्टीरियल एंड कार्डियक थ्रोम्बोसिस के दरमियान में डिफरेंसेस हैं थोड़े से, तो ये भी यहाँ से आप रीड करके तो डिफरेंसेस में ऐड कर सकते हैं। बाकी आपने इस पूरे टॉपिक को सिर्फ एक अच्छी तरह से रीड करना है। तो थ्रोम्बोसिस वाले टॉपिक में से आपको विर्चुअस ट्राइड आना चाहिए, थ्रोम्बोसिस के फेट आने चाहिए, आर्टीरियल थ्रोम्बाई, वीनस थ्रोम्बाई और पोस्टमार्टम क्लॉट्स की नो हाउ होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एम्बोलिज्म का। एम्बोलिज्म का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बोलिज्म की डेफिनेशन, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से रीड करनी है। इस एम्बोलिज्म वाले टॉपिक में से जो क्वेश्चन आता होता है वो फैट एम्बोलिज्म का UQ आता होता है, तो इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। UQ में आपसे वो यही पूछते हैं कि अगर एक मतलब पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हुई है, तो कौन सा एम्बोलिज्म बनेगा, तो फैट एम्बोलिज्म बनता होता है। इसके बाद ये जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, इसमें से MCQ आते होते हैं, वो आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। MCQ ही आते होते हैं, जैसे ये जो लाइन लिखी हुई है कि फैट फ्रॉम वर्निक्स केजियोजा, तो वे पूछते हैं कि अगर वर्निक्स केजियोजा की फैट होगी तो ये कौन सा एम्बोलिज्म है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड में से आता है ये एम्बोलिज्म, तो इसे आपने अच्छे तरीके से देख लेना। एयर एम्बोलिज्म को आपने रीड कर लेना अच्छे तरीके से और बाकी इसकी समरी कर लेनी है। तो एम्बोलिज्म वाला पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। UQ जो आता होता है वो मोस्टली फैट एम्बोलिज्म का आता है, लेकिन बाकी भी आपने स्किप नहीं करना, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इन्फ्रैक्शन का है। इन्फ्रैक्शन का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है जो कि UQ में पूछी जाती है, और फिर इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे वाइट और रेड इन्फ्रैक्स में डिफरेंस लिखा हुआ है, तो ये आपने पूरी मॉर्फोलॉजी करनी है, क्योंकि आपने इनमें से पूरी मॉर्फोलॉजी पढ़ के आपने रेड और वाइट इन्फ्रैक्स का डिफरेंस लिखना होता है, तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। देन हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। फैक्टर्स के आपने बस नाम याद करने हैं। नाम याद करने के बाद ये आपने थोड़ी यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह दी हुई हैं, तो इनको आपने देख लेना है MCQs के लिए। जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है शॉक। शॉक का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। डेफिनेशन करने के बाद इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं जो कि बॉक्स में लिखी हुई हैं। इन मेजर टाइप्स के अलावा 2 और मेजर टाइप्स होती हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, न्यूरोजेनिक शॉक और एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो आपने अगर UQ आता है टाइप्स का, तो आपने ये दोनों भी अंदर लाजमी मेंशन करनी होती हैं।
इसके बाद पैथोजेंसिस आती है, तो पैथोजेंसिस यूक्यू आता है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो सब लिखा हुआ है इसे आपने एक दफ़ा रीड करना है। अगर आपको पैथोजेंसिस का क्वेश्चन आएगा तो आपने सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। ये डायग्राम मोर देन एनफ है, ये सारी पैथोजेंसिस को एक्सप्लेन कर देती है और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये नीचे जितना भी लिखा हुआ है इसे आपने जस्ट एक दफ़ा रीड देनी है, इसको रट्टा मारने की, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास आ जाती हैं स्टेजेस ऑफ शॉक। तो जो शॉक है उसके हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं। ये भी आपका यूक्यू है। अभी तक मतलब यूक्यूज़ में ये पूरा लिखने को तो नहीं है, इनूमरेट करने को आती हैं कि इनूमरेट स्टेजेस ऑफ शॉक। तो आपने शॉक की जो तीनों स्टेजेस हैं इन्हें इनूमरेट करना होता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि इसको भी आपने स्किप नहीं करना, ये स्टेजेस ऑफ शॉक वाला टॉपिक भी आपने पूरा करना है क्योंकि यूक्यू में आ सकता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। वीडियो के एंड में मैं वीडियो की समरी बताऊँगी। हीमोडायनामिक्स वाला चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पोर्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से 2 यूक्यूज आते हैं, या तो एडिमा का, या हाइपरीमिया और कंजेशन का, या नटमेग लीवर का। बाकी वो सारा पोर्शन रीडिंग का है। जो सेकंड पोर्शन है उसमें 4 टॉपिक्स आते हैं, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थ्रोम्बोसिस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्राक्शन और शॉक, ये चारों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यूक्यूज़ इन्हीं में से आते होते हैं। तो आपने ये वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। थैंक यू। Medical Glow brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions are given in this book, chapter pools are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robbins and OSPI pictures in high resolution are added to help you ace your OSPI exams. Besides this series for SCQ and OSPI, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.